जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेटलैंड से। किससे? वेटलैंड। अब ये देखिए वेटलैंड क्या है। वेटलैंड क्या है? तो जैसे कि आप लोग गांव में रहते हैं, वैसे तो शहरों में कम, लेकिन फिर भी जहाँ पर नाली का जो पानी शहर के जो है बहुत ऐसा एरिया में देखा गया है कि नाली का पानी जो है ऐसे ही मतलब जैसे छोटा मानते हैं कि गली है और गली है तो वहाँ पर जो है नाली है, तो नाली का पानी होते होते अब उसका जो है एक रहना चाहिए ना भाई, कि चलिए वो जा कर के किसी बड़ा तालाब में पोखरा में गिर जाता है या बड़ा सा गड्ढा में गिर जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वह नाली के पानी जो है कहीं जा कर के मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही एरिया में जो है एक गड्ढा है, उसी में जो गड्ढा भी नहीं है, ऐसा ही छोटा सा एरिया है और वहीं पर जा कर के मतलब पानी जो है निष्कासित हो जाता है। वहीं पर जो है पानी जो है मतलब पानी का जमाव हो जाता है। तो लगभग वहाँ पर जो है वर्ष की बात करें तो लगभग वर्षों भर जो है वहाँ पर क्या पानी रहेंगे। और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे तो किसी क्षेत्र में मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लगभग सालों भर जो है, याद रखिएगा, सालों भर, ज़्यादा बहुत ही नहीं कि बहुत ज़्यादा, बल्कि नॉर्मल जो है पानी जो है क्या जमा रहे या सालों भर पानी जो है थोड़ा बहुत जो है रहे, तो उसे क्या कहा जाएगा? वेटलैंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेटलैंड कहा जाएगा। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लगभग जो है पानी का जमाव जो है लगभग सालों भर जो है रहे, पानी का जमाव जो है लगभग सालों भर रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेटलैंड बोलेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप लोग गांव वगैरह में देखोगे, शहर में तो हम आपको बता दिए कि अगर नाली का पानी जो है किसी गड्ढा में गिर रहा है या किसी क्षेत्र में जो है ऐसे एकत्रित हो रहा है, मतलब जम रहा है, जल का जमाव हो रहा है, तो उसको हम लोग वेटलैंड बोल देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि बारिश हुआ और बारिश होने के बाद जो है पानी जो है कहीं उसके मतलब पानी जैसे कि मानते हैं कि कोई एरिया जो है खाल है, खाल समझते हैं? खाल मतलब कि बहुत ही निम्न है, नीचा है, तो ऊंच क्षेत्र है, तो ऊंच क्षेत्र से पानी जो है बह करके निम्न क्षेत्र की ओर जाएगा। जैसे कि मतलब कोई शहर ही हो है, मानते हैं कि कोई शहर ही है, तो जब बारिश बहुत बेजोड़ हुआ तो सारे के सारे जो उच्च भूमि है उसका पानी जो है बह करके खाल जो भूमि है वहाँ पर चला जाएगा। तो लगभग इतना ना ज़्यादा बारिश हो गया, इतना ना ज़्यादा बारिश हो गया कि वह गड्ढा या पूरा आप एरिया कह सकते हैं जो खाल एरिया रहता है ना, जैसे कि आप देखे होंगे जहाँ पर अक्सर खर वगैरह जैसे निकल जाते हैं, खर वगैरह निकल जाते हैं, खर तो वो पानी ही का क्षेत्र होता है, जिसके कारण जो है वो पानी के होने के कारण जो है वो खर जो है निकल जाते हैं। तो उच्च भूमि है, उच्च भूमि से पानी बह कर के कहाँ जाएगा? निम्न भूमि की ओर। मतलब खाल हम कह रहे हैं, खाल मतलब गड्ढा टाइप का। तो गड्ढा कहने का मतलब कि कुछ एक लिमिट होगा कि इतना बड़ा गड्ढा होगा या इतना बड़ा एरिया होगा और उतना ही खाल है। लेकिन ऐसा कहने का मतलब कि खाल तो है, निम्न भूमि तो है। निम्न भूमि कहने का मतलब कि गहराई वाला भूमि तो है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पर जब बारिश हुआ तो लगभग वहाँ पर पानी जब जम जाएगा, तो लगभग जम जाएगा मतलब पानी का जमाव हो जाएगा, यानी कि लगभग सालों वर्ष जो है पानी वहाँ पर बना रहेगा या जमा रहेगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? वेटलैंड बोल देंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, शहर में तो बता दिए कि छोटा ही गड्ढा समझिए, क्योंकि बड़ा गड्ढा रहेगा तो फिर जो है जब गड्ढा रहेगा ना तो वहाँ पर क्या होगा? जल ऐसे फैल जाएगा। अब जल ऐसे फैल जाएगा तो उतना ही ज़्यादा जो है, अब कहने का मतलब है कि जैसे ये कील है, कांटी है, तो देखिए ये ना ज़्यादा चुभेगा, ये ज़्यादा नहीं ना चुभेगा, समझ गए ना? क्योंकि ये जिसका जितना ही ज़्यादा एरिया होगा वो ज़्यादा नहीं चुभेगा। तो जिसका जितना ही ज़्यादा एरिया होगा ना, वहाँ से जल का उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा।
अगर कम रहेगा, अब सपोज डेट आप बताइए कि मानते हैं कि 1 बोतल पानी है, 1 बोतल पानी को जो है जा कर के बाहर मिट्टी में ऐसे उसको गिरा दीजिए मतलब उसको जो है मिट्टी पर ऐसे फेंक दीजिए। कुछ ही देर के बाद तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका मिट्टी पर से, ठीक है ना, यानी वाष्पीकरण ऊपर चला जाएगा पानी वाष्प के रूप में। लेकिन उसी बोतल के पानी को दिन भर जो है किसी धूप में रख दीजिए, दिन भर जो है किसी बोतल में रख दीजिए, क्या वो पानी का मतलब शाम तक जो है वो पानी उसमें रहेगा, थोड़ा ही कम रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ही कम मात्रा में जो है वाष्पीकरण होगा, बाकी वैसा ही। लेकिन उसको जैसे ही ऐसे भूमि पर ऐसे गिरा दीजिएगा, कुछ एरिया में गिरा दीजिएगा, तो पानी जल्दी से उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो वहीं अगर छोटा गड्ढा है तो उतना ही जल का जो है कम वाष्पीकरण होगा, समझ गए ना। जैसे कुआं हो गया, कुआं फिर भी दूसरा में एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानते हैं कि गड्ढा है, छोटा ही गड्ढा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ से जल का जो वाष्पीकरण होगा कम होगा। लेकिन वहीं अगर बड़ा सा है तो वहाँ से जो है जल का जो है वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा। तो वही हम आपको यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि शहर में तो छोटा ही मतलब गड्ढा होते हैं, तो वहाँ से जल का वाष्पीकरण जो है बहुत कम होगा। तो वहाँ पर लगभग सालों भर जो है पानी रहेगा, समझ गए। तो शहर में ये हो गया। शहर कहने का मतलब कि नगर वगैरह, नगर आ जाएगा, महानगर आ जाएगा, समझ गए ना। और गांव में जो आप देखे होंगे जैसे च्यंवर, गांव वगैरह में आप देखे होंगे च्यंवर, इसी को क्या बोलते हैं, च्यंवर बोलिए, या इसी को आप कह सकते हैं चौर, ठीक है ना। तो ये समझ गए। यहाँ पर जो है लगभग सालों भर जो है पानी रहता है, सालों भर पानी जो रहता है। च्यंवर जैसे कि मानते हैं कि बहुत बड़ा नदी है, या एक समय में जो है वो दरिया था, नदी था, लेकिन आज जो नहीं है, तो उसका कहीं कहीं छोटा छोटा जो है कुछ दूर में फैला हुआ भाग है। यह बताता है कि ये किसी समय में जो है ये दरिया बहता था, लेकिन मिट्टी का जो है जमाव होते ऐसे मानते हैं कि जैसे ये किसी समय में जो है ये दरिया रहा होगा। अब ये क्या हुआ कि बदलते समय के अनुसार जो है इसमें सड़क वगैरह आने की वजह से, या फिर मतलब मिट्टी का जमा हो जाने से यहाँ से यहाँ तक जो है ये सड़क हो गया, ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बचा हुआ गड्ढा है, फिर इधर देखिएगा गड्ढा है, मतलब ये कहने का मतलब 50-60 किलोमीटर में ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फैला हुआ है 1-2 किलोमीटर में। बीच में जो है आपको 30-40 किलोमीटर का जो है ऐसे एरिया है, यानी कि ये मिट्टी, अब इधर से मिट्टी और इधर से मिट्टी आने की वजह से इतना एरिया जो है भर गया। तो अब यहाँ से नदी का कनेक्शन तो खत्म, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है बड़ा जो है मन के रूप में, मन यानी कि आप लोग समझते हैं मौन, समझ गए ना, मौन, ताल तलैया वगैरह। तो यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पर भी जब बारिश वगैरह होगा तो पानी तो यहाँ पर लगभग सालों भर तक रहेगा ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है, वेटलैंड है, क्या है, वेटलैंड है। तो ये समझ गए, ये दर्शाएगा यहाँ पर जो छोटा मतलब कुछ बड़ा गड्ढा है, गड्ढा कहने का मतलब क्या, थोड़ा बड़ा ही गड्ढा, समझ गए ना, जैसे कि पोखरा वगैरह के टाइप के। तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो ये दिखाएगा कि एक समय में जो है नदी था या दरिया था जो बहता था, लेकिन बदलते समय के अनुसार जो ये धीरे धीरे भरना शुरू हो गया, जिसके कारण जो इसका कुछ अंश यहाँ पर, कुछ अंश यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर भी जब बारिश होगा तो यहाँ पर पानी एकत्रित हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेटलैंड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वेटलैंड। तो वेटलैंड आप समझ गए, ऐसा क्षेत्र, वेटलैंड आप समझ गए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लगभग जो है सालों भर पानी का जमाव रहता है, उसे हम लोग वेटलैंड कहेंगे, क्या बोलेंगे, वेटलैंड कहेंगे। जैसे च्यंवर हो जाएगा चौर, मौन हो जाएगा मौन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, टाल, ठीक है ना, यहाँ पर बगल में ही बलुआ टाल है, तो टाल, ये टाल वही जो हम आपको बता रहे थे निम्न भूमि का मतलब क्या है, गहराई वाला एरिया, जहाँ पर अगर बारिश हो जाए, अगर 3-4 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए तो वहाँ पर क्या लग जाते हैं,
बाट वगैरह लग जाते हैं और वही पानी जो है लगभग कई दिनों तक कई दिनों तक नहीं बल्कि कई महीनों तक वहाँ पर जमे रहेंगे। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप वेटलैंड को समझ गए होंगे। वेटलैंड समझ गए। आगे हम लोग चले। वेटलैंड जैसे कि क्या हो जाएगा, चौर हो जाएगा, मन हो जाएगा, टाल हो जाएगा और छोटे बड़े जो है आसपास के गड्ढे वगैरह भी हो जाएंगे जहाँ पर लगभग जो है सालों भर जो है क्या पानी का जमाव रहता है। ये नहीं कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गांव वगैरह में देखने को मिलेगा या फिर शहर या महानगर वगैरह या नगर में, बल्कि आप जंगल में भी आप इसको देख सकते हैं। जंगल में क्या होता है कि वहाँ पर तो सही से जो है धूप, मतलब अगर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं तो वहाँ तक तो प्रकाश की किरण जो है पूर्ण रूप से जो है नहीं पहुँच पाएगी, जिसके कारण जो है जल का कम वाष्पीकरण होगा। तो वहाँ पर छोटा भी गड्ढा रहेगा ना, तो उसमें समझिए कि लगभग सालों भर जो है पानी रहेगा और उसी पानी को जो है जानवर वगैरह पीते हैं, उसी पानी को जो है जानवर वगैरह पी लेते हैं। तो ये जंगल में भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे जंगल में छोटे बड़े गड्ढे बोल देंगे। तो इस तरीके से ये पहाड़ी एरिया में भी हो सकता है, मानते हैं कि दो पहाड़ी है, उनके बीच में एक गड्ढा हो सकता है, वहाँ पर भी जो है सही से प्रकाश की किरण नहीं पहुँचने के कारण वहाँ पर छोटे बड़े एरिया में अगर पानी रहेंगे तो उनका भी जल्दी से जो है वाष्पीकरण नहीं होगा, जिसके कारण जो है लगभग सालों भर तक उसमें पानी का जमाव रहेगा, तो ये हो सकते हैं। तो ये समझ गए, वेटलैंड समझ गए। वेटलैंड यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लगभग सालों वर्ष जो है थोड़ी बहुत पानी के जमाव रहता है, उसे क्या बोलेंगे, वेटलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेटलैंड बोलेंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो वन्य में रहने वाले जीव हैं उनके अधिवासों पर यानी रहने वाले एरिया पर, उनके घरों पर, डेट मीन्स ये कह सकते हैं। तो वन्य जीवों का जो अधिवास होता है उन पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के कितने प्रमुख कारण हैं, तो 3 प्रमुख कारण हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख कारण हैं। यानी वन्य जीव जो है उनके अधिवास पर प्रतिकूल यानी मानवीय प्रभाव के प्रमुख 3 कारण हैं। पहला क्या है, तो पहला याद रखना है, कितने कारण है? 3 कारण है। पहला है, दूसरा और फिर तीसरा। पहला क्या है, यानी प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों पर क्या, तो अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों पर क्या, तो अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों पर क्या, तो अतिक्रमण। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रदूषण जनित समस्याएं, ठीक है ना, प्रदूषण जनित समस्याएं। और तीसरा हो जाएगा आर्थिक लाभ। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है, ये 3 जो है प्रमुख कारण है जो कि वन्य जीवों के अधिवासों पर जो है प्रतिकूल क्या है, तो मानवीय प्रभाव है, प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के कारण बनते हैं। प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के कारण ये तीनों बनते हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण, दूसरा हो जाएगा प्रदूषण जनित समस्या और तीसरा हो जाएगा आर्थिक लाभ। तो ये 3 कारण हैं जो कि वन्य जीवों के अधिवासों पर प्रतिकूल प्रभाव, मानवीय प्रतिकूल जो है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि उनके अधिवासों को जो है खतरे में डालना, ये तीनों का कारण जो है हो जाएगा। समझ गए, ये तीनों के कारण ही होते हैं। तो वन्य जीवों के अधिवासों पर प्रतिकूल मानवीय प्रभावों के कितने प्रमुख कारण हैं? 3। कितने? 3। पहला प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण, दूसरा हो जाएगा प्रदूषण जनित समस्या, और तीसरा हो जाएगा आर्थिक लाभ। अभी इसको हम लोग डिटेल से अगले क्लास में देखेंगे। पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण,
और दूसरा जो होगा उसको डिस्कस करेंगे प्रदूषण जनित समस्या, और तीसरा जो होगा आर्थिक लाभ। तो हम लोग आज के क्लास में समझे हैं कि वेटलैंड क्या है। वेटलैंड जैसे कि आपको यहाँ पर चौर हो जाएगा, मन हो जाएगा, टाल हो जाएगा। वेटलैंड यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर लगभग जो है सालों भर थोड़ी बहुत पानी का जमाव जो है बना रहता है, उसे हम लोग वेटलैंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? वेटलैंड कहेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।